100%। नाजरीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम तालीम स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। जैसा कि आप जानते हैं कि तालीम स्पेशल में हम ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हैं उन मौज़ूआत पर जिनकी रेलेवेंस तालीम और तरबियत के साथ साथ हमारी नौजवान नस्ल के साथ भी होती है। आज हमारे साथ जो गुफ्तगू करने के लिए साहब मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से इनका ताल्लुक़ है, वहाँ से ये हमारे साथ स्काइप के ज़रिए लिंक्ड हैं। अदील राना ये एक आईसीटी एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया के अलावा पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन के मौजू पर काम करते रहे हैं और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इनकी स्पेशलिटी है। आइए हम इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। अदील राना साहब, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम में आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू पाशा साहब। आप ये बताइए कि आईसीटी जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मुख्तसरन आप ये बताइए कि इससे मुराद क्या है, बड़ी मुख्तसर अंदाज में। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये शोबा क्या है? बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया मदऊ करने का सबसे पहले सर प्रोग्राम में, और ये बहुत अच्छा मौजू है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर जनरल फॉर्म्स में देखा जाए तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन तो हमेशा शेयर होती है। हम एक दूसरे से न्यूज़ शेयर करते हैं, कोई लर्निंग के मामला आते हैं, कोई सीखने सिखाने के मामला आते हैं, वो तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में आते हैं। लेकिन उसका जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो चैनल को जाहिर करता है कि किस चैनल के जरिए हम बात करते हैं। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी का जब यूज करते हैं हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में, तो वो बेसिकली आईसीटी का पूरा कह लें कि एक रथ बन जाता है, चेन बन जाती है। इस वक्त भी हम जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं, तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द आईसीटी। लेकिन ब्रॉडर टर्म में आईसीटी इसके काफी मीनिंग्स हैं, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, या स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक बेसिक मतलब इसका यही है। देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये जो इतनी डाइवर्सिफिकेशन है आईसीटी की, उस वाले से तो हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर साइंस की जो तालीम है वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एडवांस समझी जाती है। कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के किसी भी शोबे में, कंप्यूटर साइंस के किसी भी शोबे के अंदर अगर हमारे नौजवान महारत हासिल कर लें तो ये समझा जाता है कि ये मोस्ट मॉडर्न तालीम है। और ये तालीम हासिल करने वाले, ये महारत हासिल करने वाले जो नौजवान हैं, उनके लिए रोज़गार के जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। क्या ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है इसको आप इंडोर्स करते हैं? जी बिल्कुल सर, अभी आप ये देख लें कि 50-60s में जो रिसर्चर्स थे वो ये कह रहे थे कि अब जो डेफिनेशन आने वाली है लिटरेट और इलिटरेट की, वो ये नहीं है कि किसी को लिखना पढ़ना आता है और साइन करना आता है या अपना नाम लिखना आता है, बल्कि वो ये हुआ करेगी कि किसको कंप्यूटर का नॉलेज है और कौन कंप्यूटर में या टेक्नोलॉजी के जरिए आपस में रब्ता नहीं कर सकता। तो लिटरेसी और इलिटरेट की डेफिनेशन ही चेंज होगी कंप्यूटर की आने तक ना। तो बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि कंप्यूटर का नॉलेज ना सिर्फ जॉब्स के हवाले से हेल्प करता है, बल्कि और भी कई ऐसे समाजी मामलात हैं जिसमें बड़ी उसकी अहमियत हो जाती है, जिनमें अपनी राइट्स की अवेयरनेस हो गई, जिसमें अपनी लर्निंग की अवेयरनेस होगी, मुख्तलिफ तरह का नॉलेज जो है वो इजीली एक्सेसिबल होता है यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो यस, जॉब इज वन फैक्टर, लेकिन अदर देन दैट देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जहाँ पे कंप्यूटर्स का जो यूज है वो बहुत ज्यादा है। तो राना साहब, आपकी बात से जो मैं ये समझा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे नाजरीन जो हैं स्पेशल टीवी के वो भी इसको समझ लें, कि इस वक्त जो आईसीटी वर्ल्ड के अंदर जो एक इनकलाब हमें नज़र आ रहा है, उसकी बुनियाद जो है वो कंप्यूटर है, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, और इसके साथ जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं और जो महारतें हैं वही बुनियाद हैं हमारी जो इनोवेशन है उसकी। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। कंप्यूटर्स तो हम एक, बल्कि कंप्यूटर्स डिजिटल अगर हम वर्ड यूज करें तो वो थोड़ा सा कंप्यूटर मींस कंप्यूटेशन करना। कंप्यूटेशन कैसे करना कि उसे डिजिटल फॉर्म में कंप्यूट करना, और उसमें फिर डिजिट का मतलब ये कि 0 या 1। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो 0 या 1 की कैलकुलेटेड लैंग्वेज अगर देखा जाए, लेकिन इसकी जो
इफादियत है वो कई शोबों में अब आ चुकी हुई है। ओके। आप मेडिकल के शोबे में देख लें, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन तो एक बेसिक फैक्टर है, लेकिन और भी कई मामलात में अभी जो कोरोना वैक्सीन का मुख्तलिफ कंपनीज ने लॉन्च की, उसमें भी काफी हद तक जो डाटा और डिजिटल का पार्ट था ये बड़ा, यानी उनकी जो आपको टेस्ट करने की सलाहियत है वो लोगों पे करनी पड़ती है ना, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उसको स्केल कर दिया और अच्छा उन्होंने उस राणा साहब, जल्दी। आपकी मौजूदगी से मैं फ़ायदा उठाना चाह रहा हूं ताकि हमारे नाजरीन जो हैं उनको ये पता चल जाए। हम ये कहते हैं कि इस वक्त जो 5th जनरेशन जो है वो आ चुकी है कंप्यूटर में, नेट में, सेलुलर मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो ज़रा इस पर भी हमारे नाजरीन को थोड़ा सा अपडेट कीजिए कि ये 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 3rd जनरेशन, इससे क्या मुराद है? जी बेसिकली अगर आप 5G की बात करना चाह रहे हैं तो हम उसको टेलीकॉम सेक्टर में जरा ज्यादा देखते हैं, लेकिन ये और भी की जगह, लेकिन मैं 5G टेलीकॉम से के हवाले से पहले बात कर लेता हूँ। हमने 2G 3G को शुरू में देखा कि 2G और 3G में हमें बेसिक जो है ना MMS मिलने शुरू हुए, मल्टीमीडिया मैसेज, आप तस्वीर भेज सकते थे SMS के अंदर। तो इस तरह की एक फॉर्म बनी और थोड़ी सी कम्युनिकेशन और उसमें जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो जरा ज्यादा बेहतर हुई। 4G में एक मेजर चेंज आई 3G के बाद। 4G जब आया बैक इन 2010 के आसपास, तो उस टाइम पे हमारे मुल्क में देर से आया डेफिनेटली, लेकिन कई मुल्कों में पहले आ चुका था। तो वो जो है उसने काफी तेजी से इम्प्रूवमेंट की। आप ये देखें कि जो वीडियो कॉल्स, क्योंकि उसकी उस टेक्नोलॉजी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग तेज होगी, यूट्यूब बहुत ज्यादा चला, कम्युनिकेशन जो स्काइप पे और बाकी चीजों पे जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत तेजी से होनी शुरू होगी। तो 4G में इंटरनेट का जो एक्सेस है वो बहुत तेजी से हो गया। लेकिन अभी भी इंडस्ट्री कुछ आगे जाना चाह रही है, लेकिन जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो कम कर रही है। मैं एग्जांपल देता हूँ, हम ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ियां जो हैं वो इंसानों की बजाय रोबोट्स चलाएं। अब अगर रोबोट चला रहा है और उसे ये देखना है कि गाड़ी दूसरी गाड़ी किधर और मैंने किधर ट्रेवल करना है, उसके लिए उसे इंटरनेट की एक्सेस बहुत अच्छी चाहिए। और वो एक ऐसी होनी चाहिए कि वो ब्लिंक ऑफ अ सेकंड जो है ना, ब्लिंक ऑफ एन आई और मिली सेकंड के अंदर जो है, बल्कि उससे भी कम में उसको फौरन कनेक्टिविटी मिले सैटेलाइट के थ्रू या जैसे भी किसी भी या मोबाइल नेटवर्क से जरिए। तो 5G वो आपको इमीडिएट या रियल टाइम एक्सेस देता है, जिसमें ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स चल सकती हैं। इस टेक्नोलॉजी में राणा साहब कौन सा मुल्क जो है इस वक्त आगे है 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में? इस वक्त कौन सा मुल्क जो है वो लीडिंग पोजीशन पर है? 5G में नॉर्थ अमेरिका का काफी बेहतर सेटअप है। साउथ कोरिया में हम देखते हैं बहुत ज्यादा बेहतर सिलसिला हो चुका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, जो ओशियानिक ममालिक हैं, इनमें भी चीजें चल रही हैं। और बाकी भी मुल्क आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। कुछ ऑपरेटर्स ने अपने आप को बड़ी तेजी से जो है वो कुछ टेस्ट केसेस बनाए। मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं, क्योंकि उधर भी काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो उन लोगों ने 5G ऑलरेडी लॉन्च कर दी हुए 2 साल पहले, तो दुबई और सऊदी अरब में। जबकि तो रोबोटिक्स जो है, आप समझते हैं कि जो बुनियादी तौर पे जो रोबोटिक्स है ये एक इनोवेटिव स्ट्रीम है मॉडर्न वर्ल्ड की। तो अब रोबोटिक्स के जरिए, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के जरिए जो है हम एक स्टेप जो है इस टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में आगे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप ये देखें कि रोबोटिक्स जो है वो कई फॉर्म्स में आ चुका हुआ है। अगर हम देखें कि पूरे पूरे ऑपरेशन जो है वो रोबोट ने किए हुए हैं। ठीक है, अगर पूरी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रोबोट पिछले 40 साल से कर रहा है, तो अब इसमें बहुत ज्यादा आगे, अब तो एक ह्यूमन लेवल जो इंटरेक्शन है ना वो भी हो रहा है कि वो अंडरस्टैंड करके रिस्पॉन्स कर सके। तो जो इंटेलिजेंस, अब जो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके इस्तेमाल के जरिए जो ह्यूमन इंटरेक्शन है रोबोट्स का, वो भी आप कह रहे हैं कि हो रहा है। राणा साहब, ये तो एक खतरनाक ईरा में हम दाखिल नहीं हो रहे कि रोबोट्स अगर ह्यूमन इंटरेक्शन में आ गए तो इसका मतलब है कि मशीन लर्निंग के जरिए रोबोट्स ने अगर खुद फैसला करना शुरू कर दिया तो डोंट यू थिंक इट वुड बी द एंड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन? रोबोट कब्जा कर लेंगे फिर। बिल्कुल। देखिए, इंटेलिजेंस ने पहले भी, अगर हम साइंसी थीरीज को देखें, डार्विन के नजरियात को देखें, तो हमें ये पता है कि जो होमो सेपियंस थे या सेपियंस थे, उन्होंने नेanderथल जो थे या दूसरी जो इस तरह की मखलूक थी उसको अपनी इंटेलिजेंस की बेस पे तस्खीर किया और भी चीजें आगे बढ़ी। और ज़ाहिर है हमसे कोई इंटेलिजेंट कोई चीज आएगी तो वो वही सलूक करेगी जो शायद हम अपने से कम इंटेलिजेंस के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल ये चीजें, लेकिन अभी भी हम देखा जाए तो काफी पीछे हैं।
और इसमें हमें एथिकल स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना पड़ेगा। अभी से मुल्कों को चाहिए कि आपस में बातचीत करें और इसका जो यूज है वो एक एथिकल डोमेन्स के अंदर रह के किया जाए। लेकिन अभी भी हम काफी वो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस वाला फैक्टर उससे काफी, अगरचे मैं वो फिर वही बात कर रहा था कि टेस्ट जो है वो आज से 40 साल पहले जो है रोबोट ने, 30-35 साल पहले रोबोट ने इंसान को, जो सबसे चैंपियन था कैस्परॉफ, उसको हराई थी कंप्यूटर ने। तो इस तरह से कुछ इंडिविजुअल फील्ड्स में तो रोबोट्स यकीनन आगे गए हैं, लेकिन वो ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस जो है ना वो अभी तक उसमें काफी हद तक मेरा नहीं ख्याल कि उसमें भी अभी काफी टाइम है, अभी कुछ जनरेशन बाकी हैं। तो अभी से अगर एथिकल स्टैंडर्ड्स रखे जाएंगे तो मुझे यकीन है कि कुछ उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जा सकेगा। और अच्छा, आपने राणा साहब बड़ी खूबसूरत बात कही है कि इथिकल रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए हम ये जो एक खतरनाक एलिमेंट है रोबोटिक्स का और ह्यूमन इंटरेक्शन का, उस पर हम काबू पा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इंटरनेट की जो दुनिया है उसमें जो डार्क वेब डेवलप हुआ है और जो उसके नतीजे के अंदर जो जुराइम में इजाफा हो गया है और जो जुराइम की दुनिया है, अंडरवर्ल्ड है, उसने बहुत ज़्यादा अपनी जो इन रोड्स हैं वो इंसानी मुआशरे के अंदर बना ली हैं और उसके अंदर जो है वो तखरीबकारी का अमल जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इंटरनेट को, अगर इंटरनेट के गलत इस्तेमाल को अगर हम इखलाकियात के ज़रिए नहीं रोक सके तो आप ये कैसे समझते हैं कि एआई को जो डेवलपमेंट हो रही है और जो ह्यूमन इंटरेक्शन रोबोट्स के साथ होने जा रही है और वो हम तेज़ी से उस तरफ बढ़ रहे हैं और उसके जो इंसानी तहजीब पर मनफी असरात मुरतब होंगे, उनको आप कैसे इखलाकियात के ज़रिए कंट्रोल कर पाएंगे? तो ये थोड़ा सा मतलब नामुमकिन नहीं है? बड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन है और इसमें काफी चीजें असल में कवर हो रही है। मैं इसका थोड़ा सा, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि एक चीज तो हमें क्लियर कट रूल होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी आ रही है और उस और इल्म के लिए या आप कह लें कि कोई इंसानी इंटरेक्ट, क्योंकि इसके फवायद भी डेफिनेटली हैं, तो हम इसको रोक नहीं लगा सकते। एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि नॉलेज को गेन करने का जो अमल है वो इंसान रुक नहीं सकता, उसकी फितरत में नहीं है कि वो रुक जाए। ये तो एक क्लियर चीज है। तो इसको हमें थोड़ा ओपन रखना पड़ेगा। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी तो डार्क वेब की तरह और भी किस तरह की चीजें आ सकती हैं। तो जैसे हम शुरू शुरू में इंटरनेट आया था और अगर पाकिस्तान का कल्चर देखा जाए तो हमें एक बड़ा एक वो था कि अगर ये इंटरनेट हर घर में चला गया तो क्या हो जाएगा। आज हर हाथ में इंटरनेट है। लोगों को एक मतलब उस डोमेन से गुजर गए, हम ये समझते हैं कि शायद थोड़ी जल्दी आ गई, लेकिन उस डोमेन से गुजर के जब वो एक अचंभे की हालत में थे कि ये क्या है, और मेरा ख्याल है अब उसकी जो पॉजिटिव फोर्सेज हैं उनका फायदा भी उठा रहे हैं, उसको तालीम के मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन लाइब्रेरीज, बुक्स और सारा कुछ ठीक है। उसके कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे थे जो कि इतने सही नहीं थे। तो एक चीज तो बाई प्रिंसिपल ये सही है कि हमें एक्सेस होनी चाहिए। और अगर कोई मुल्क अगर ऐसे डिसाइड करता है कि, यानी अब सऊदी अरब जैसा कंजर्वेटिव मुल्क जो है वो भी इस फील्ड में आगे जा रहा है। पहले ह्यूमन की जो परचेज है वो उन्होंने उसे खरीदा और उसे अपना सिटीजन बनाया, पहले रोबोट को जो इंसानी तरीके से बातचीत करता है। अच्छा, तो राणा साहब एक बात बताइए। जी सर। जिस वक्त सनती इनकलाब आया तो मैनुअल जो वर्किंग थी वो मशीन पर चली गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि जो प्रोडक्शन के तरीके थे जो पहले लेबर इंटेंसिव थे वो कैपिटल इंटेंसिव में आ गए। तो इंसानी हाथों की जगह, खेत मजदूर की जगह, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की जगह जो है वो मशीनों ने लेनी शुरू कर दी और उसके नतीजे में बेरोज़गारी पैदा हुई। इस बेरोज़गारी के तूफ़ान को निपटने के लिए इंसान को, इंसानी तहजीब को खासा सफ़र करना पड़ा। फिर हमने देखा कि इंसानों की जगह पर कंप्यूटर ने जगह लेनी शुरू कर दी और अब जो हम देख रहे हैं कि इंसानों की जगह पर रिप्लेसमेंट हो रही है रोबोट्स की। तो आप नहीं समझते कि इंसान जो है वो बेकार होता चला जाएगा और उसकी जगह जो है वो जब रोबोट लेना शुरू कर देगा, और वो ये अमल शुरू हो चुका है, तो जो इंसान के बेरोजगार होने का अमल है क्या उसमें इजाफा नहीं होगा? नहीं, मेरा ख्याल थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें यह है कि बिल्कुल अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि
डायसन एक मशहूर कंपनी है वैक्यूम क्लीनर की, तो उन्होंने भी अब जो है ना रोबोट लॉन्च कर दिया जो घर की सफाई सफाई करेगा और हर जगह पे फिर जहाँ पे गंद होगा इकट्ठा कर लेगा। तो ये चीजें भी वाकई, रोटी जो है वो भी रोबोट के जरिए बन रही है और आम घरों में भी बन रही है। तो इस तरह की चीजें जरूर हैं, और कई जगहों पे शायद अगर हम ख्वातीन की साइड देखें तो उन्हें थोड़ी आसानी हो जाएगी अगर इस तरह के रोबोट्स उनकी हेल्प कर लें और वो शायद अपना कोई काम जो है वो पॉजिटिव उसमें वे में गुजार लें। नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ जी जरा साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि रोबोट जी जो सर, है वो हेल्प करेगा इंसान की काम करने में, एफिशिएंसी जी बढ़ाने सर, में। ये तो एक बड़ा राइट, अच्छा मुतदिल और पॉजिटिव आपका नुक्ता नज़र है। लेकिन ह्यूमन इंटरेक्शन में जब हम देख रहे हैं कि जब रोबोट आएगा तो वो इंसान जी को सर, रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा। और हम ये तजर्बा देख रहे हैं जापान के अंदर, कोरिया के अंदर, और कई जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उसके अंदर हम देख रहे हैं। मसलन जैसा कि हम देखते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जहां पर 20-20 हजार अफराद काम करते थे, अब वो 20,000 मशीनों की जगह पे जो लूमे हैं वो एक बंदा उनको ऑपरेट कर रहा है। तो वो 20,000 इंसान जो वहां पर काम कर रहे थे उनकी जगह पर एक इंसान जो है वो काम कर रहा है और वो उनको 20,000 लूमों को, तकलों को वो ऑपरेट होता हुआ देख रहा है। फिर हम जी ये सर, देखते हैं कि आपके ऑस्ट्रेलिया में जहां पर आप मुकीम हैं हाल में, और ये जो बड़े बड़े फॉर्म हैं वहां पर यानी एकड़ों में नहीं बल्कि मीलों में जो फैले हुए खेत हैं, फॉर्म हैं, बाग हैं, वहां पर रोबोट्स काम कर रहे हैं और उनकी निगरानी जो है इतने बड़े फॉर्म की वो एक आधा इंसान कर रहा है, बाकी सारा काम या मशीनें कर रही हैं या रोबोट कर रहे हैं। यानी बाग को देखभाल करने से लेके उसके फल को उतारने से लेकर उसको फैक्ट्री तक पहुंचाने में, उसका जूस और रस निकालने में, उसको पैक करने में, और पैक करने के बाद उसको लोड करने तक जो है वो बगैर इंसानी अमल दखल के ये सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है और एक आदमी उनकी निगरानी कर रहा है। तो इससे क्या इंसानों के जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो मुतासर नहीं हो रही इन ममालिक में? आप जिन मुल्कों में रह रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान है, वहां पर तो इंसानी आबादी वैसे ही कम हो रही है, इसलिए वहां पर शायद हमें ये फील नहीं होता कि आबादी वैसे ही कम है। तो अगर उस वहां पर रोबोट्स आ गए हैं तो उन्होंने पैदावारी अमल को सपोर्ट किया है। लेकिन हमारे जैसे ममालिक जहां पर आबादी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और बेरोजगारी है, तो वहां पर अगर हम ये टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दें तो उससे तो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं वर्किंग हैंड जो है वो खुद बेरोजगार नहीं हो जाएंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अगेन। ये बड़ा वास्ट है, मैं इसके दो एस्पेक्ट्स में आंसर दूंगा। एक तो ये कि देखें दो तरह की जॉब्स हैं, एक है रूटीन जॉब्स होती हैं और एक कुछ इनोवेटिव जॉब होती हैं या डिसीजन मेकिंग की जॉब्स होती हैं। जो रूटीन जॉब्स हैं वो डेफिनेटली वो जाएंगी, वो जानी है रोबोट्स के हाथ में। हम सोचें क्योंकि जो सरमायादार है वो भी ये चाहेगा कि उसका काम जल्दी हो और विद क्वालिटी हो, लेस डिफेक्ट्स के साथ हो, तो वो रोबोट्स को एम्प्लॉय करेगा। तो ये रूटीन जॉब्स के लिए तो ये काम होना ही होना है। लेकिन एक उसका दूसरा एस्पेक्ट है सर कि अगर हम इसको सोशलाइजेशन में देखें ना या सोशल स्पेक्ट्रम में देखें, वो थोड़ा सा वो सुर्खों वाला मामला भी इसमें आ जाता है कि देखें जब ज्यादा इस तरह की चीजें होंगी तो पैदावारी सलाहियत ज्यादा होगी। एक कंपनी जो एक मुल्क का पैदावार है जब ज्यादा बढ़ेगी तो उसकी आमदन ज्यादा होगी। अब वो जो आमदन है अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है और लोगों को ज्यादा टाइम मिलेगा कई और एक्टिविटीज के लिए, जो शायद आप देखें 8-8, 16-16 घंटे, 12-12 घंटे लोग काम करते हैं, बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजारते। ये चीजें आ चुकी हैं लोगों को। अब ये बात इस लिहाज तक जा रही है कि 5 दिन की बजाय 3 दिन का काम कर दिया जाए, क्योंकि बाकी काम तो रोबोट्स देख रहे हैं और उसकी ओवरऑल सलाहियत जो है वो अल्टीमेटली मुल्क की आमदनी का जरिया बन रहा है और वो लोगों की फलाह के लिए खर्च हो रहा है। आप बाहर के जी तालीम स्पेशल प्रोग्राम है स्पेशल टीवी से और हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माहिर अदील राना साहब। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, हम दोबारा वापस आएंगे।
नाजरीन, तालीम स्पेशल में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से गुफ्तगू कर रहे हैं अदील राना साहब। अदील राना साहब, वेलकम बैक। अच्छा अदील राना साहब, आप एक चीज़ बताइए कि आप ये जो इनोवेशन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, जो रोबोटिक्स में आ चुकी है, ये कंप्यूटर साइंस जो है इंटरनेट इंट्रानेट से बढ़ते बढ़ते रोबोटिक्स में आ गई, और अब हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक न्यू लीप है, एक नया कदम है, और इससे एक तासुर ये दिया जा रहा है कि अब ह्यूमन इंटरेक्शन होगा और शायद इंसानी तहजीब जो है वो अपनी तरक्की और अपनी मेराज पर पहुंच जाएगी, और उसके आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? सर बिल्कुल, एक तो मैं ये समझता हूँ कि ये यकीनन अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर मैं देखा जाए, देखें हम इंसान जो, अगर साइंटिफिक नुक्ता नजर से देखा जाए तो 3 लाख साल से हम तकरीबन हमारी नौ के इंसान मौजूद हैं। 70,000 साल से सेपियंस ने संभाला, और 10,000 साल पहले कोई सनती इनकलाब आया। तो अगर कायनात को देखा जाए 13 बिलियन साल की, तो 10,000 साल कुछ भी उसमें मानी नहीं रखते हैं। और 2,000 साल और ये 300 साल पहले कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है, तो एक कतरा ही बनता है ये 300 साल ना। अगर हम, क्योंकि 10,000 साल से लेके 300 साल पहले तक जरिए काम उसी तरह चल रहा था जैसे भी आपने जिक्र फरमाया। 300 साल से ये हुआ है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, और अभी फिर टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आई, और अब हम एआई की तरफ जा रहे हैं। तो ये इट्स वेरी स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ख्याल है। अभी चीजें बहुत आगे बढ़नी है। इसका वो अगर हम एथिकल म्यार कुछ रखे जाएं, और इसका जो सोशलिज्म वाला फैक्टर है ना, उसको यूज किया जाए, इसकी इफादियत कुछ हाथों में या कुछ मुल्कों के पास रहने की बजाय पूरी बनी नौ इंसान के पास जाए, तो मेरा ख्याल है कि हम इससे बहुत ज्यादा फवायद हासिल कर सकते हैं। हम इसको रोक नहीं सकते, हम इसे रोक नहीं सकते सर, ये होना ही है। लेकिन ये कि इसके यकीनन हम कुछ रूल जवाबित, कोई म्यार, ऐसी चीजें बना सकते हैं जिससे तमाम लोगों को फायदा पहुंचे। नाजरीन, अदील राना साहब एक माहिर एक्सपर्ट आईसीटी के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इनोवेटिव अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। ये मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और मशरक़ वस्ता में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, और हम बतौर पाकिस्तानी इन पर फ़ख्र करते हैं। नाज़रीन, अब हम इनसे पाकिस्तान के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे। राना साहब, एक बात बताइए, ये जो इंफॉर्मेशन ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो इनकलाब है वो पाकिस्तान में कैसे तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकता है, और आप पाकिस्तान की तामीर व तरक्की का क्या प्रोस्पेक्टिव देखते हैं कि पाकिस्तान इस शोबे में कहाँ तक आगे जा सकता है, क्या इम्कानात हैं? जी सर, थैंक यू। पाकिस्तान के हवाले से सर, एक तो ये कि हम लीनियर नहीं रह सकते। हम वही उसी पुरानी सोच से, या हम टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम अपने मामला ऐसे ही चलाते रहे तो एक मुश्किल रहेगी। तो हमें अपने अपने आप को भी इनोवेट करना है बाकी दुनिया की तरह, उसके साथ साथ चलना है, उससे आगे बढ़ के चलना है कुछ के, ताकि हम मशले राव किसी के लिए बन सकें कुछ। और हम हैं, अगर हम देखा जाए तो हम जो हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी है या हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हम 7th है दुनिया में। मिसाइल टेक्नोलॉजी में बेहतर है। कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम बहुत आगे हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान में एक बड़ी उम्मीद अफजा सिचुएशन है। जिन चीजों में हमने हाथ डाले, हम थोड़ा आगे भी गए, बस एक डायरेक्शन की, सेंस की, विजन की जरूरत है। और मैं अगर ये देखूं कि इस वक्त हमारी आधी आबादी 20 साल से कम उम्र की है। आप देख लें, इसका मतलब है कि हम 25 करोड़ हो चुके हैं तकरीबन, या होने वाले हैं। 12.5 करोड़ जो लोग हैं वो भी 20 साल से कम उम्र के हैं। उनके ऊपर अगर इन्वेस्ट किया जाए और राइटली इन्वेस्ट किया जाए सर, तो मेरा ख्याल है कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और ये तो सर एक एस्पेक्ट है पाकिस्तान का। दूसरा ये कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतर हो सकती है, क्लास की डिवीजन के लिहाज से बेहतर हो सकती है। फॉर एग्जांपल डाइवर्सिटी, ख्वातीन की इंक्लूजन टेक्नोलॉजी के शोबे में,
अगर टेक्नोलॉजी की एक्सेस उनको दी जाए तो वो अपने आप को बेहतर अवेयर अवेयर कर सकती हैं अपने राइट्स के हवाले से, अपनी पढ़ाई के हवाले से, और अपने आप को ग्रो कर सकती हैं। उनको हम फ्लेक्सिबल वेज दें। कुछ ज्यादातर ख़वातीन का ये होता है कि उनके बच्चे होते हैं तो उनके लिए मुश्किल, उनको ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया जाए जिसके अंदर वो अपने आप को ग्रो कर सकें। टेक्नोलॉजी में इजी है, आप पाकिस्तान में बैठ के आप अमेरिका की यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ सकते हैं। तो ये लड़के लड़कियों के लिए जो बालिग अफराद हैं और बाकी सब जो लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो अपने आप को ग्रो करें। बस मेहनत की बात है, डायरेक्शन की बात है, गवर्नमेंट सपोर्ट की बात है। तो ये मेरे ख्याल से यूटिलाइज करना चाहिए इतनी बड़ी मैन पावर को, जो कि आप देख लें कि 125 मिलियन की उसको इसकी बेस पे तो मुल्कों के मुल्क चल रहे हैं, कई बाकी ममालिक को देखा जाए जो कि टेक्नोलॉजी बेस पे हैं। तो हम तो फिर मतलब उनसे बहुत बड़े हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने इस एस्पेक्ट पे इन्वेस्ट करें। और मैं सिडनी में रहते हुए मैं एक चीज़ बड़ी नोट कर रहा हूँ सर, कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, कोविड के बाद से बड़ा एक तेजी से रेला आया है जिसमें पाकिस्तानी माशाल्लाह काफ़ी तादाद में आए हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग आईटी में उनकी डिग्रीज थी पाकिस्तान में, यहाँ पे आके वो कुकिंग के कोर्स करें, विच इज़ फाइन, मतलब उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन उसकी वजह ये है कि वो अपनी फील्ड को छोड़ के, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान पैसे भेजने हैं, वो 25-30 लाख रुपया वहाँ पे कर्जा लेके आए हैं, अब उन्हें पूरे पैसे उतारने हैं। तो वो शेफ का कोर्स कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी की जॉब्स कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी से बाहर हट रहे हैं, या अपनी टेक्नोलॉजी के अलावा जो भी कोर फील्ड है उससे हट के वो अपनी ये जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये आपने बड़ी पर्टिनेंट बात कही है। इससे आप क्या समझते हैं कि जो यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ ये उनको डिग्रियां दे रही हैं वो कंपैटिबल नहीं है, या वो लायक नहीं है नौजवान, और वो फिर डिग्रियों के मुताबिक अपनी जो उनकी तालीम है उसकी बजाय वो शेफ के कोर्स करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं? तो ये शेफ का कोर्स भी सर बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं, मतलब इस हवाले से मैं यकीनन मैं मतलब ये नहीं कहना चाहता कि वो, लेकिन वो अपनी फील्ड से हटके जिस पर उन्होंने काम किया, ये एक मेरा पॉइंट है। और लोगों में कोई ऐसी कमी नहीं है। वो बच्चे जो एक टेक्नोलॉजी में तालीम के बाद वो अगर इस तरफ जा रहे हैं और इसमें भी कामयाब हैं, तो मेरा ख्याल उनमें कोई ना कोई सलाहियत नहीं जरूर मौजूद राना साहब, आप, मेरा ख्याल है ये मार्जिन दे रहे हैं उनको। बात ये है कि अगर मैंने तालीम हासिल की है, यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की है, एक है। खतीर रकम मेरे माँ बाप ने खर्च की है मुझे वो मखसूस शोबे के अंदर तालीम दिलाने की, मैंने वक्त जी सर। लगाया है, मैंने जी तालीम सर। हासिल की है, मैंने कुछ स्किल भी हासिल की होगी, तो उसी बिल्कुल। को बुनियाद बना के मुझे फिर आगे अपना प्रोफेशन में तरक्की करनी चाहिए ना। तो अगर मैं वो बिल्कुल। उस शोबे में नहीं जाता तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। असल असल जो मामला है मेरा ख्याल है वो कैपिटल का है ज्यादा। उन्हें उन्हें अपने खर्चे या जो लोन्स लेके आए हैं वो ज्यादा पूरे करने हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा एक ये इसका जो रीजन है वो ब्रेन ड्रेन भी है सर। अगर ये पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में पढ़ रहे तो काश के पाकिस्तान में कोई ऐसी सिचुएशन होती, कोई ऐसे एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट होता कि वहां पे ही कंपनीज होती हैं और वो उन्हें अच्छा ऑफर करती हैं, तो वो क्यों बाहर आते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो सलाहियत तो पाकिस्तान ने खर्चा किया, यूनिवर्सिटीज बनी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खर्चा किया, लोगों का पैसा लगा, लेकिन जब वो पढ़ के आए, और मैं अपनी बात भी करता हूँ, मैं अपनी बात थोड़े दूसरे पैराए में भी करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, एक नहीं दो तीन मास्टर्स किए मैंने। मैंने पहले 5 साल पाकिस्तान में नौकरी की सर। लेकिन जब मैं पाकिस्तान में नौकरी कर रहा था तो मैं एक एक कंपनी जो थी वो कुवैत बेस्ड थी, उसके पैसे कुवैत जा रहे थे। दूसरी कंपनी मलेशियन बेस्ड थी, मलेशिया में मैंने काम किया, उसके बाद पाकिस्तान से भी काम किया, लेकिन पैसा मलेशियन कंपनी को गया। ठीक है, मैंने थोड़ा सा कमाया लेकिन ज्यादा उधर ही गया। ज्यादा पैसा जी बिल्कुल। फॉरेन रेमिटेंस में टेलीकॉम चला। कंपनीज को देख लें सर, वो मिडिल ईस्ट में पैसा जा रहा है, इजिप्ट में जा रहा है, नॉर्वे में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बाहर की इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान की उस तरह से नहीं है। हमने पीडीसीएल को भी आउटसोर्स किया हुआ है, आपको पता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार मैं अगर यहाँ पे रह के भी बाहरी फायदा दे रहा हूँ तो वाई नॉट। मैं बाहर जाके कुछ काम शुरू किया और मैंने देखा कि मैं वहां से बैठ के जरा ज्यादा कंट्रीब्यूट किया मैंने पाकिस्तान के लिए, अपने अपने आप को भी यकीन फायदा पहुंचाया। एक अप्रोच थी वो, लेकिन पीछे भी मैंने कुछ चीजें ऐसी की जो कि जिनका और बच्चों को फायदा हुआ, और मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए कुछ, लेकिन मैं उसको स्केल नहीं कर सका। करना चाहिए, और भी लोगों को वापस आना चाहिए। इंडिया ने ऐसे ही किया था कि उन्होंने अपने लोग वापस मंगवाए थे, गवर्नमेंट ने ऐसा एनवायरनमेंट दिया, टैक्स फ्री उन्हें स्टार्टअप्स दिए, जोन्स दिए, और उन्होंने जो है वहाँ पे वो देखें कितना आगे गए, क्योंकि लोग वापस गए वहाँ पे। तो मेरा ख्याल है ऐसा कोई एनवायरनमेंट रखना चाहिए ताकि लोग बाहर आने की बजाय जो है वहाँ पे बैठ के कमाएं और खुद डॉलर्स में वहाँ पे इनकम लें, बजाय इसके कि बाहर आके यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके भेजें। उसमें कोई आड़ नहीं मेहनत मजदूरी करने में, लेकिन ब्रेन ड्रेन
ओके, अदील राना साहब एक बात बताइए, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हम तो ये सुनते आ रहे हैं कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, गैर मुल्क की सरमायाकारी है, वो किसी भी मुल्क की मुआशी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन जी आपकी सर। गुफ्तगू सुन के तो मुझे लग रहा है कि ये जो बाहर से कंपनियां आके पाकिस्तान में काम कर रही हैं, ये यहाँ से पैसा कमा कमा के बाहर ले जा रही हैं। तो थोड़ा सा ये जरा कंफ्यूजन दूर कीजिए। बिल्कुल सर, ना सिर्फ पैसा बल्कि सर जो अच्छा टैलेंट है वो भी ऑफर करती हैं और वो भी ले जाती हैं। और मेरा ख्याल है काफी ग्रोथ माइंडसेट के लड़के जो है मैंने देखे हैं कि वो बाहर चले गए, और यकीनन माइक्रो लेवल पे उन्हें फायदा, उन्होंने अपने खानदान को बेहतर बनाया, घर बनाया, कोई शॉपिंग के लिए कोई चीज बना, मॉल्स बना लिए, जो भी किया, बट माइक्रो लेवल पे फायदा हुआ, मैक्रो लेवल पे नहीं। और अगर हम ये देखें ट्रेंड सर, हमने कोई 50 साल से पासपोर्ट बना, भुट्टो साहब ने ये सिलसिला शुरू किया, लोग बाहर आने शुरू हुए और लोग आ रहे हैं। और पिछले 20 साल में जो हमारा मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सॉरी ये रेमिटेंस। रेमिटेंसेस हैं। जी। लेकिन आप ये देखें कि आज भी सिचुएशन रुपीस की और डॉलर की क्या है, इकोनॉमी की हमारी सिचुएशन क्या है। इसका मतलब है कि जो हमने मॉडल बनाया वो काम नहीं कर रहा। अगर जो सबसे बड़ा शुक्र है कि वो रेवेन्यू सोर्स है, कायम है, बट स्टिल वो काम नहीं कर रहा, वो मुल्क को आगे नहीं ले जा। इसका मतलब हमें अपनी जो स्ट्रेटजी है उसे चेंज करने की जरूरत है। ये हमें कुछ बहुत ऐसा। खूबसूरत बात आपने राणा साहब बताई। हम तो ये समझते रहे और हमें ये समझाया गया, हमें बताया गया कि जनाब ये जो बैरूनी सरमायाकारी है ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई है कि हम इतने अरसे से बैरूनी सरमायाकारी पर जो इन्हिसार करते रहे हैं, लेकिन आज हम फिर उसी मकाम पर खड़े हैं कि जहाँ पर डॉलर जो है इतना कमाने के बावजूद हमारे हाथ में नहीं आया और हमारा मुल्क जो है वो तामीर व तरक्की की वो मनाजिल तय नहीं कर सका जो कि की जा सकती थी। और जितनी यहाँ पर फॉरेन कंपनियों ने सरमायाकारी की वो जी सारा सर। पैसा समेट कर बाहर ले जाती रही। तो ये जी एक बड़ी अहम बात आपने बताई। और जी आपने ये कहा कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में ऐसी एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसके नतीजे में यहाँ पर यहाँ के लोग लोकल सरमायाकार सरमायादार स्टार्टअप्स के जरिए नई नई कंपनियां बनाकर तो यहीं के जो ब्रेन है उसको इस्तेमाल करके यहीं पर दौलत को पैदा करें और बाहर से डॉलर इधर आए और इधर ही रहें। तो उसके नतीजे में हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। वरना हमारी यूनिवर्सिटियां जो माहिरीन तैयार कर रही हैं, जो इंजीनियर तैयार कर रही हैं, जो डॉक्टर तैयार कर रही हैं, वो सारे यहाँ से पढ़कर बैरून दुनिया में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर उन ममालिक की जो मईशतें हैं उनमें अपना किरदार अदा करते हैं। और नादरीन, ये अदील राना साहब ने बड़ी अलार्मिंग बात कही है। और हमें वैसे भी मालूम है कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान से 10 लाख से ज़्यादा कारआमद नौजवान, स्किल्ड यूथ, पढ़े लिखे नौजवान जो कुछ करना चाहते थे और जो वो कुछ कर सकते थे, वो ऐसा करने के लिए पाकिस्तान को खैरबाद कह के बाहर चले गए। तो ये बहुत बड़ा हमारा ब्रेन ड्रेन है। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान का जो सरमाया है वो उड़कर बैरून मुल्क चला गया। बहुत सारे सरमायाकार जो थे, सरमायादार जो थे, उन्होंने बैरून मुल्क जाकर कारोबार करना शुरू कर दिया। तो जो सरमाए की परवाज़ होती है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल होती है, वो भी किसी मुल्क की जो मईशत है उसके लिए नुकसानदेह होती है। और उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा ब्रेन है, जो कारआमद नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो स्किल्ड नौजवान हैं, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर हैं, जो स्किल्ड वर्कर हैं, वो 10 लाख की तादाद में एक साल के अंदर पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुल्क चले गए। हमें उनसे ज़र मुबादला तो ज़रूर हासिल होगा, लेकिन ये ज़र मुबादला को बहुत ज़्यादा पायदार तरक्की के काम नहीं आ सकेगा, बल्कि ये नौजवान जो हैं ये बैरून ममालिक की जो मईशतें हैं उनको स्ट्रेंथन करने में काम आएंगे। जबकि हम जिस मकाम पर आज खड़े हैं, 70 साल के बाद भी हम आज अपनी मईशत की कमज़ोरी का रोना रो रहे हैं, तो हम आने वाले 70 सालों में भी ऐसा ही रोना रोते रहेंगे। अगर हमने
अपने माइंडसेट को तब्दील न किया। राना दिल साहब, आखिर में हमें बताइए कि आप हमारी जो मंसूबा साज हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, और जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर थैंक यू। सर अभी जो आपने बात की उसमें मैं टेक्नोलॉजी के शोबे में कहूंगा कि शायद डॉक्टर, इंजीनियर या दूसरों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के शोबे में हम बहुत तेज़ी से आगे जा सकते हैं पाकिस्तानी लिहाज से, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना नहीं चाहिए और एक्सेस भी नॉलेज की मिल सकती है अगर थोड़ी सी रिसोर्सेज अरेंज कर दी जाए। तो मैं सिर्फ आपकी उस बात को कर रहा था। मैसेज के हवाले से सर मैं गवर्नमेंट के लिए, ये जो डिसीजन मेकर्स उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो तरह के अपने प्लान्स बनाएं। शॉर्ट टर्म में इमरजेंसी बुनियादों पे उन्हें चाहिए कि वो इक्विप करें, स्किल वाइज इक्विप करें, फंड्स दें, ताकि हमारे यहाँ एक अच्छी जो स्किल सेट है वो क्रिएट हो। और उनको मुझे जो अपने तौर पे कमी महसूस होती है, जो आजकल मैं थोड़ी सी मतलब नौजवानों में ज़रा ज़्यादा देखता हूँ, वो ये है कि थोड़ा सा स्टार्टअप माइंडसेट होना, बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल दूंगा कि वो भी क्रिएट करना पड़ता है और मीडिया में भी क्रिएट करना पड़ता है। वो ऐसे है कि इंडिया में अगर आप जाते हैं और आप केरला या उनके जो बड़े सेंटर्स हैं, बेंगलोर है, हैदराबाद है, तो वहाँ पे अगर आप स्टारबक्स कॉफी शॉप में बैठते हैं तो 10 में से 8 लोग बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, स्टार्टअप्स की बात कर रहे होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में ये हम लोग नौकरियों की बात करते हैं, हम बाहर जाने की बात करते हैं, हमारे यहाँ ये नहीं कि हमने बिजनेस करना है। तो ये माइंडसेट लेके आना पड़ेगा गवर्नमेंट लेवल पे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इन्हें टैलेंट को भी क्रिएट करना है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा करने की जरूरत है इमरजेंसी बनाने पे। और स्टूडेंट्स को जो मेरे से यंग है, मैं उन्हें ये चाहूँगा कि बिल्कुल बाहर जाने का भी एक ख्वाब है, लेकिन ये माइक्रो लेवल है। अपने खानदान को अपने लिए वो बहुत बेहतर समझते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक जनरल टर्म में भी देखना, अगर उनके रिसोर्सेज ऐसे हैं। और फिर उसमें ये होता है कि वो अपने आप को डिसअपॉइंट हो जाते हैं। पाकिस्तान में मैंने कईयों को देखा कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान में रहते हुए भी जो अपने चीज़ें हैं वो करें, क्योंकि वो वहाँ पे बैठ के कई ऐसे काम ले सकते हैं बाहर से जो कि उनकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। और कोशिश करें एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बनाएं, अपनी टीम ग्रो करें, 4-5 लोग जो अच्छे हैं वो इकट्ठे हों और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आजकल टेक्नोलॉजी, आईसीटी, जिसके ऊपर हमारी बात शुरू हुई थी, आईसीटी 5G 4G अवेलेबल है पाकिस्तान में, एक्सेस अवेलेबल है। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन से आप सब कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी अपने कंपनी के लिए अरेंज कर सकते हैं। और जो लोग बाहर मौजूद हैं उनसे रवाबित इसलिए कायम करें कि आपने बिजनेस लेना है, बजाय इसके कि आपको बाहर एडजस्ट होना है, बाहर जाना है और कोई वे करना है और फिर लोन लेके आपने बाहर पहुंचना है। और बाहर पहुंच के भी कोई, इन लोगों को तो मजदूर और टैक्सी ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, इनको डिसीजन मेकर्स या मैनेजर्स नहीं चाहिए अनफॉर्चुनेटली ना। इस वक्त शुरू में आपको काफ़ी दौड़ लगानी पड़ती है, तो ये आप उनकी कमी इस लिहाज से तो पूरी कर लेंगे, लेकिन आप अपनी फील्ड से हट जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि अपने आप को एक बिजनेस माइंडसेट में लेके आएं। नौकरी तो ठीक है, फाइन, अगर अच्छी कंपनी में मिलती है, लेकिन अपने आप को ग्रो करें। इस वक्त एंड्रॉयड डेवलपमेंट, गेमिंग, इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम के चांसेस हैं। पाकिस्तानी शायद कम पैसों में अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो ये वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, एआई के प्रोग्राम्स हैं नाज़रीन। काफ़ी लाहौर, शहर लाहौर के स्पेशल टीवी से हम बात कर रहे थे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में राना दिल साहब से। राना दिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे नाजरीन को अपने ख्यालात आलिया से मुस्तफ़ीद फरमाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने तालीम स्पेशल से हमारी गुफ्तगू सुनी, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।